हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो आज मैं आप सभी के लिए यूपीएससी ड्रग्स इंस्पेक्टर 2011 का क्वेश्चन पेपर जो आया हुआ था उसका एक्सप्लेनेशन लेके आज आई हुई हूँ। इसमें हम कवर करने वाले हैं अपनी तरफ से। मैं कवर करूंगी फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड इसके साथ साथ में कवर करेंगे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो फर्स्ट थिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप लोगों ने क्या मार्क किया था कि किलिंग ऑफ बैक्टीरिया बाय एंटीबायोटिक फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, ये होगा द बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन्स। क्या ये करेक्ट आंसर है? या फिर आपका एंटीबायोटिक हैविंग टाइम डिपेंडेंट बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट आर गिवन इन अ लार्ज सिंगल डोज रादर देन मल्टीपल डेली डोज। तो अगर हम यहाँ पे किलिंग ऑफ बैक्टीरिया बाय एंटीबायोटिक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इसकी बात करते हैं, नॉट करेक्ट लिखा हुआ है कि करेक्ट इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं कि बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन डिपेंड अपॉन सी मैक्स, तो सी मैक्स पे नहीं डिपेंड करता है, तो दिस वन इज इनकरेक्ट। एंड अगेन बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट आर गिवन इन अ लार्ज सिंगल डोज, ये भी इनकरेक्ट है। तो दिस वन एंड दिस वन बोथ, यहाँ पे दोनों इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे दोनों इनकरेक्ट है। तो यस, बी एंड सी बोथ आंसर्स आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, रिकरेंस ऑफ मलेरिया रेफर्स टू, रिकरेंस ऑफ मलेरिया रेफर कर रहा है रीअपियरेंस ऑफ मलेरिया आफ्टर ट्रीटमेंट, रिकरेंस ऑफ मलेरिया ड्यू टू हिप्नोजाइट। हिप्नोजाइट्स का मतलब तो यही हो गया कि ये लिवर में है, तो भाई लिवर में है तो डॉर्मेंट फेज में चला गया है। ठीक है, ये आपका डॉर्मेंट फेज में। तो रेडिकल क्योर की अगर हम बात करते हैं तो दिस वन इज रेडिकल क्योर में आपका आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है कि रिकरेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर इज परसिस्टेंट इरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट। ठीक है, परसिस्टेंट इरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट। तो इसमें आपका ब्लड स्टेज इरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट की बात कर रहे हैं हम, ब्लड साइजेंटोसॉइड्स। ठीक है, ये रेडिकल क्योर के अंदर में आ जाएगा। कीमोथेरेपेटिक एजेंट which does not inhibit the microtubule formation, does not inhibit the microtubule formation, पैक्लीटेक्सेल, कॉल्चिसिन, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। तो यहाँ पे अगर हम कॉल्चिसिन की बात करते हैं, तो इसको हम अक्यूट गाउट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अक्यूट गाउट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। विन क्रिस्टीन एंटी कैंसर, विन ब्लास्टिन एंटी कैंसर, दिस वन इज अगेन एंटी कैंसर प्रॉपर्टी की तरह काम में आता है। लेकिन डज नॉट इनहिबिट लिखा हुआ है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैक्लीटेक्सेल। क्या करता है? पैक्लीटेक्सेल डज नॉट इनहिबिट माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन इज। इसका आंसर करेक्ट कीजिएगा। इसका आंसर जो होगा आपका कॉल्चिसिन होगा, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, डन। नेक्स्ट, इंटरफेरॉन बीटा कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली। इंटरफेरॉन बीटा की अगर हम बात करें तो मे कॉज माइल्जिया, फिर है आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, आपका माइल्जिया कॉज करता है। अगर हम इंटरफेरॉन्स की बात करते हैं, बीटा की अगर बात करते हैं तो माइल्जिया कॉज करता है और आपका स्क्लेरोसिस। यस, सेकेंड एंड थर्ड ये ऑप्शन जो है आपके करेक्ट ऑप्शन है। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएलपी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस सर्टिफिकेट इन इंडिया। जीएलपी आपका किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? तो जीएलपी मैंडेटरी होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए, राइट? तो कंपलसरी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कंपलसरी फॉर इंडस्ट्रीज विच इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन बायोलॉजिकल्स भी लिखा हुआ है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फॉर ऑल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री।
सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल्स और इनका रोल नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। द लोडिंग डोज ऑफ ड्रग इज यूजुअली बेस्ड ऑन द लोडिंग डोज। लोडिंग डोज आपका किस पे डिपेंड करता है? फॉर्मूला लगा लेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, यही तो फॉर्मूला है। अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वीडी डिजायर्ड ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा, लोडिंग डोज, ठीक है। लोडिंग डोज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन, इनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सिम्टम्स ऑफ वेनस थ्रोम्बोसिस? वेनस थ्रोम्बोसिस, अडीमा, लोअर लेग बिकमिंग ब्लूइश इन कलर, ये हो जाएगा, या फिर ड्राई स्किन हो जाएगा। तो जो आपका वेनस थ्रोम्बोसिस हो रहा है, एक जगह इकट्ठा हो जा रहा है ना ब्लड, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो रहा है तो उस जगह पे सूजन आ जाएगी, अडीमा कंडीशन डेवलप हो जाएगा, तो अडीमा हो गया और ब्लूइश कलर हो जाएगा। जो कलर है ब्लूइश कलर, लेग का कलर जो है वो डार्क कलर ब्लूइश कलर हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच वन ऑफ अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विद हाइड्राजीन मोइटी? हाइड्राजीन मोइटी के साथ में कौन सा प्रेजेंट है? तो आइसोनियाजिड की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्राजीन मोइटी के साथ में ये आपको देखने को मिलेगा, और ये फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की तरह काम करता है। आइसोनिकोटिनाइल हाइड्राजीन, राइट, ये इसकी जब हम बात करते हैं तो ये आपका एज अ फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की तरह काम करता है। ये मेन तो अपने को ध्यान रखना है। हिपैटोटॉक्सिसिटी तो है ही इनका मेजर एडीआर। ओके, फार्माकोविजिलेंस इज यूज्ड टू मॉनिटर, एडीआर को मॉनिटर करता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को मॉनिटर करता है, तो कंसीडर टॉक्सिसिटी। क्लियर? क्या हो जाएगा? ड्रग टॉक्सिसिटी। क्वेश्चंस बहुत सिंपल आए हुए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि जिनमें दो ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये उस टाइम पे भी जो ऑप्शंस गए होंगे, दो ऑप्शंस के लिए जिन्होंने मार्क किया होगा उन दोनों का करेक्ट था। स्टार्टिंग में ही हमने देखा था बी और सी ऑप्शंस आपके करेक्ट थे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। Pharmacovigilance done. Which one among the following is not an oral third generation cephalosporin? नॉट लिखा हुआ है, ये अपने को ध्यान देना है। फिर आपका नॉट में कौन सा आ जाएगा? तो सेफडिट्रोइन, फिर आपका डिनीर, सेफाक्लोर, और उसके बाद आपका डिट्यूटेन। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो नॉट थर्ड जनरेशन, तो क्या हो जाएगा? सिफा क्लोर, ठीक है, डन। ओरल थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी की ड्रग की अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉट वहां पे मेंशन किया गया था, तो ये आपको ध्यान देना है। सिफाक्लोर के लिए हमने क्या देखा था? एक्सेप्शन था। फर्स्ट जनरेशन के केस में भी एक्सेप्शन वाले किस में आ गए? सेकंड में। थर्ड जनरेशन के एक्सेप्शन वाले किस में आ गए? सेकंड में आ गए। तो ये आपके सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी की ड्रग है। नेक्स्ट है, द चेयरमैन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग IND कमिटी इन इंडिया। IND कमिटी के चेयरमैन कौन हो सकते हैं? तो DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, DCGI जो होंगे यही मैनेज करेंगे ईच एंड एवरी डिटेल्स। क्लियर? सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। बेटा करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। दिस वन इज नॉट करेक्ट आंसर, ठीक है, ये एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन नॉट अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड इट्स इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट? रिफैम्पिसिन की केस में देखें तो हिपैटोटॉक्सिसिटी लिखा है जो कि नहीं करेक्ट दिखाई दे रहा है। चलिए अगर हम उसकी तरह देखें फर्स्ट लाइन की सारी ड्रग की तरह, तो ठीक है। आइसोनियाजिड जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कर रहा है। इथाम्ब्यूटाल इंक्रीज यूरिक एसिड, नो, दिस वन इज नॉट राइट, नॉट अ करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट लाइन की ड्रग के साथ में तो हमने ये देखा था कि हिपैटोटॉक्सिसिटी तो ये कॉज करते ही करते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टो के केस में इरिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। तो यहाँ पे इथाम्ब्यूटॉल जो है ये ऑप्टिक न्यूराइटिस करता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस। क्लियर? तो ये आपका इनकरेक्ट है, पेयर, डन। तो दिस वन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग। बहुत बढ़िया, मैच दी फॉलोइंग। ये इस टाइप के शेड्यूल्स तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल्स तो अच्छे से आप कर लीजिएगा। ये समझ लीजिए कि ज्यूरिस में शेड्यूल आना मतलब बहुत अच्छी बात है, आपको फ्री के नंबर मिल रहे हैं एक तरीके से। शेड्यूल वी की अगर बात करें तो देन विक्ट्री, तो ये आपका किस में आ जाएगा, फॉर विक्ट्री, विक्ट्री यस स्टैंडर्ड पेटेंट ऑफ प्रोप्रायरिटी, वी का ये हो गया आपका क्लियर। फिर शेड्यूल टी ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल में आपका आ जाएगा वेरियस यूनानी सिद्धा मेडिसिन जो है इनके केस में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेदिक ओके ये हो गया। फिर उसके बाद यू रिकॉर्ड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन डब्ल्यू जो होते हैं फॉर जेनरिक मेडिसिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड पी लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट मैच बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू ड्रग हैज कंप्लीटेड फेज 1 ट्रायल, फेज 1 ट्रायल कंप्लीट हो चुका है इन यूएस। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, ट्विस्ट है, ये देखेंगे यूएस। द फार्मास्यूटिकल कंपनी वांट्स टू डू द मल्टी-सेंट्रिक मल्टीनेशनल ट्रायल इंक्लूडिंग इन इंडिया, इंडिया में ट्रायल करना चाह रहे हैं। ठीक है, द फर्म विल अप्लाई इन इंडिया टू कंडक्ट फेज 1 के लिए हम अलाउ करेंगे, फेज 2 के लिए, प्री क्लिनिकल के लिए फार्माको, अच्छा फार्माकोलिक मेट्रिक डेटा एनालिसिस, तो वी आर यूजिंग अ गोइंग फॉरवर्ड फॉर फेज 2 ट्रायल एक्चुअली। ठीक है, फेज 1 तो अपने को करना ही नहीं है, मल्टी सेंट्रिक फेज 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है ना, तो हम यहाँ पे इनको मूविंग फॉरवर्ड करेंगे कि फेज 2 ट्रायल के लिए आप जाओ, और फेज 3 डिपेंड करेगा। अभी फिलहाल इसमें ऑप्शन में अपने को फेज 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फेज 2 है, या फिर फेज 3 भी हम भेज सकते हैं, फेज 3 ट्रायल भी भेज सकते हैं, करेक्ट है, तो फेज 3 ट्रायल पे भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में फेज 2 दिखाई दे रहा है, तो फेज 2 पे हम मूविंग फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर है, डन। तो दिस वन इज द राइट आंसर, फेज 2 ट्रायल इज द करेक्ट आंसर एंड फेज 3 ट्रायल इज द इनकरेक्ट आंसर, सॉरी नॉट अवेलेबल एक्चुअली, राइट। यहाँ पे ये फेज 3 डिपेंड करेगा कि ग्लोबली सिनेरियो क्या है, अभी किस ट्रायल, मतलब क्या आपका प्रॉपरली फेज 1 देखने के बाद क्या स्टैंडर्ड मैटर कर रहा है, क्या क्या चीज़ें हमने देखी कि सेफ्टी एस्पेक्ट पे बात कर ली, उसके बाद हम फेज 2 ही, वैसे तो जनरली हम फेज 2 पे ही भेजेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ग्लोबल सिनेरियो के बेसिस पे ही फेज 3 की तरफ मूविंग फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यूपीएससी में नॉट करेक्ट और एक्सेप्शन ना है ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, तो वैक्सीन स्टिमुलेट करता है एक्टिव इम्यूनिटी को, क्या वैक्सीन एक्टिव इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करेगा? एक्टिव इम्यूनिटी, वैक्सीन आर यूज फॉर एक्टिव इम्यूनिटी, सेम वही चीज को कि एक्टिव इम्यूनिटी के लिए हो गया। फिर आपका पेशेंट रिसीव एंटीबॉडीज इन एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, पेशेंट रिसीव्ड एंटीबॉडीज इन एक्टिव इम्यूनाइजेशन, नॉट पॉसिबल। तो करेक्ट आंसर जो है, ये आपका करेक्ट आंसर यही बैठेगा, नहीं पॉसिबल है। लाइक एंटीवेनम और इम्यूनोग्लोबुलिन्स की अगर हम बात करें तो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है, ये एक्टिव ना होके पैसिव इम्यूनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, तो वही पूछा था अपने से, पेशेंट प्रोड्यूसर्स एंटीबॉडीज इन एक्टिव इम्यूनाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट है कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन होगा। प्रोड्यूसेस, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोड्यूसेस, यहाँ पे क्या लिखा है, रिसीव्स, रिसीव्स नहीं, रिसीव्स में पैसिव हो जाएगा, प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज एक्टिव। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत ही सोच समझ के आपको देखना है कि लिखा क्या हुआ है। ठीक है, रिसीविंग की बात करते हैं, जैसे कि एंटीवेनम और इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करेंगे, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, एंटीवेनम और इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, ये क्या है, पैसिव इम्यूनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट्स आर राइटली पेयर्ड विद पॉजिटिव एंटी मलेरियल ड्रग एक्सेप्ट, अगेन पहले नॉट था, नाउ एक्सेप्ट। फिर आपका लिक्नॉइड स्किन इरप्शन, क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन के केस में देखने को मिलता है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होती हैं, बट दिस वन इज सेफ इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में ये सेफ है। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियसली जो है पूछा जा चुका है यूपीएससी के ही पेपर एनालिसिस में, अगर आप देखोगे
19 के पेपर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, क्विनिन लिखा हुआ है भाई, क्विनिन के लिए तो है ही नहीं। एसजीएस अगर हम देखें तो ये सल्फोनामाइड कैटेगरीज की ड्रग्स के साथ सल्फोन की साथ देखने को मिलता है, डैप्सोन भी हो जाता तो भी करेक्ट होता, ठीक है। फिर है आपका ब्लैक वाटर फीवर, क्विनिन के केस में मेजरली मार्क है ये। फिर रेटिनोपैथी क्लोरोक्विन के केस में, तो सही स्टेटमेंट भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा गया है कि एक्सेप्ट क्या था, तो एक्सेप्ट में आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शेड्यूल आर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वुड अप्लाई फॉर, शेड्यूल आर फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए होता है, स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए शेड्यूल आर होता है। शेड्यूल एस जो होता है फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए हो जाएगा, कॉस्मेटिक्स के लिए हो जाएगा। शेड्यूल टी की बात करें तो यहाँ पे हम ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात कर रहे हैं, यू की बात करते हैं तो रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, वी की बात करते हैं तो हम विक्ट्री की बात कर रहे हैं, मतलब कि पेटेंट रिलेटेड प्रायोरिटी मेडिसिन की बात कर रहे हैं, डब्ल्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डब्ल्यू रिप्रेजेंट्स जेनेरिक मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे जब हम शेड्यूल वाई की बात करते हैं, शेड्यूल वाई आपका रिलेटेड टू द क्लिनिकल ट्रायल्स है। तो अपने से शेड्यूल वाई का भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, बट शेड्यूल वाई करके ऐसे नहीं पूछ के इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको आएगा भी, आगे भी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, उनमें भी क्लिनिकल ट्रायल के क्वेश्चंस आए हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे कि आपके कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें शेड्यूल वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, चलिए अब कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए कि मेडिकल डिवाइसेस के लिए कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, ये आपको बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दीजिएगा। नेक्स्ट, डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन जो कि टेट्रासाइक्लिन की क्लास की ड्रग है, टेट्रासाइक्लिन की क्लास की ड्रग है, मतलब कि स्टैटिक इन नेचर, प्राइमरली देखा जाए तो दीज आर स्टैटिक इन नेचर, स्टैटिक की तरह काम करता है, वहीं हायर कॉन्सेंट्रेशन पे साइडल बनता है, तो जनरली हायर कॉन्सेंट्रेशन पे ये आपका साइडल की तरह काम करेगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, अगेन करेक्ट आंसर है, मे बी एडमिनिस्ट्रेड इन रेनल इंपेयरमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। हम डॉक्सीसाइक्लिन को देते हैं, रेनल इंपेयरमेंट के केस पे गिवन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट को दे सकते हैं। तो अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मेरे को तो तीनों ही करेक्ट दिखाई दे रहा है, यस तीनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस GLP इज इशूड इन इंडिया बाय, तो कंट्रोलर यहाँ पे आपका क्या होगा करेक्ट आंसर? कंट्रोलर वेटेज एंड मेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या ये रिप्रेजेंट करेगा, या फिर DCGI जो है ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो DCGI का हमने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, ट्रायल से रिलेटेड है अगर, तो उसके लिए अप्रूवल वो दे रहे हैं, तो ये नहीं कंसिडर इनटू दी GLP आपका गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस अंडर दी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आ जाएगा। ओके, इसको करेक्ट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेगनेंसी टेस्ट किट आर डिजाइन टू डिटेक्ट विच सब्सटेंस, ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हुआ है, 2011 में भी पूछा गया, 2015 का भी क्वेश्चन आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये आपका HCG को कंटेन करता है, किसको? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को ही कंसीडर करके बताया जाता है, ठीक है। तो जो आपका प्रेगनेंसी किट होता है उसमें HCG प्रेजेंट है, हार्मोन इसी को डिटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोबेनिसिड इंक्रीज सेरम लेवल एंड प्रोलॉन्ग एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन डेरिवेटिव बाय, प्रोबेनिसिड की बात करें तो ये क्या प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के थ्रू अटैच हो रहा है, क्या ये करेक्ट आंसर है आपका? नेक्स्ट अगर हम देखें तो ब्लॉक कर रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसको टारगेट करता है, या फिर ब्लॉक करता है ट्यूबुलर सिक्रीशंस को, या फिर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन को। तो प्रोबेनिसिड की केस में अगर हम देखते हैं तो ये ट्यूबुलर सिक्रीशन को मेनली ये टारगेट करता है, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स, तो ये ट्यूबुलर सिक्रीशन को टारगेट करता है, क्लियर है, डन। इनहिबिट करता है आपका ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, हाफ लाइफ आपका रिमेनिंग रह जाएगा ब्लड के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ट्यूबुलर। ये सारे करेक्ट आंसर किए हुए इनकरेक्ट ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हैं? सेव नहीं हुआ था क्या शीट, इसी वजह से। चलिए जी, तो करेक्ट आंसर आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन है। इन वन ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ वैक्सीन देयर वर 6 डेथ, ठीक है,
क्या बोला था मैंने, ट्रायल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। रिपोर्टेड बाय द मीडिया, यू हैव बीन डेप्यूटेड बाय अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट द कॉसेलिटी ऑफ इंसिडेंट्स, इंस्पेक्शन ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी हेल्पफुल एक्सेप्ट, यहाँ पे फर्दर एक्सेप्ट लिखा है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ, वैक्सीन के बारे में हमने यहाँ पे सारा कुछ देखा, ट्रायल्स कर रहे थे, 6 डेथ मॉनिटर किया गया। अब कौन सा पैरामीटर जो है वो हेल्पफुल रहने वाला है आपको ये बताना है। सोर्सेज ऑफ डेटा वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा सोर्स ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग SOPs ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेफ्टी मॉनिटरिंग रिकॉर्ड ये भी इंपॉर्टेंट है, डेटा सेफ्टी ये चेक किया जाएगा, इनको मॉनिटर किया जाएगा। फिर है इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म, नो ये मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसको हम नहीं देखेंगे। कंसेंट फॉर्म तो पेशेंट ने दिया कि भाई वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हो आप, तो इसको कंसेंट फॉर्म का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। हमें डेटास जो वैलिडेट करना पड़ेगा, इन 3 डेटास को वैलिडेट करना पड़ेगा, ठीक है। यही 3 मेजर डेटास पे काम करना। तो एक्सेप्ट पूछा था अपने से, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स हैव बीन करेक्टली पेयर्ड टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सेप्ट। फॉलोइंग एंटीबायोटिक क्या होगा करेक्ट आंसर, वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन इनके टारगेट्स को अपने को ये देखना है। अगेन क्या लिखा है, एक्सेप्ट। वैंकोमाइसिन मर्सा के अगेंस्ट काम करता है, मर्सा के अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है। इरिथ्रोमाइसिन यहाँ पे इनहिबिट लिखा है फॉस्फोलिपिड एंड पेप्टाइडोग्लाइकन पॉलीमराइजेशन, तो एक्सेप्ट पहला ही ऑप्शन अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है। इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ फॉस्फो इसको, तो ये किसको टारगेट कर रहा था, एलाइल और एलालिन टर्मिनस को, ठीक है, डी एलालिन एलाइल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो ये है इसका, है ना, फॉस्फोलिपिड और पेप्टाइडोग्लाइकन पॉलीमराइजेशन तो है ही नहीं, तो पहला ही ऑप्शन अपने को मिल गया। इरिथ्रो मैक्रोलाइड कैटेगरी की ड्रग है, करेक्ट है, मैक्रोलाइड कैटेगरी की ड्रग है। इरिथ्रोमाइसिन किस पे काम करता है आपका, 50S सब यूनिट पे जाके ये अटैच होता है, ठीक है, डन। कहाँ पे, 50S सब यूनिट पे जाके अटैच होता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन की बात करते हैं, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लॉक्सासिन है तो डीएनए गायरेज को टारगेट करेगा, डीएनए गायरेज को टारगेट करेगा, मतलब कि टोपो आइसोमरेज 2 को ये आपका टारगेट कर रहा है। नेक्स्ट क्लोरामफेनिकॉल की बात करते हैं, तो इनहिबिट करता है प्रोटीन के सिंथेसिस को। अगेन क्लोरामफेनिकॉल ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैटेगरी की एंटीबायोटिक्स में आ जाएगा। टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल ये सारे आपके प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। इरिथ्रो के केस में भी सेम है कि प्रोटीन के सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर रहा है। एज पर द शेड्यूल वाई, अगेन अपने पास शेड्यूल वाई से रिलेटेड, क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एज पर द शेड्यूल वाई ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, एनिमल टॉक्सिसिटी स्टडी रिक्वायरमेंट फॉर मार्केटिंग ऑफ अ ड्रग डिपेंड्स अपॉन द टेंटेटिव रूट एंड ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन, इन कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगेन क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शंस बताओ, इनमें से कौन सा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, डन। चलिए जी, तो कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है ये बताना है। सिंगल डोज ह्यूमन यूज, सिंगल डोज ह्यूमन यूज एनिमल टॉक्सिसिटी फॉर 2 स्पीसीज, ठीक है, नो इशू, 2 स्पीसीज पे टेस्टिंग हम कर लेंगे, नो इशू। ओरल यूज फॉर 2 वीक्स, ओरल यूज फॉर 2 वीक्स इन ह्यूमन, एनिमल टॉक्सिसिटी फॉर 4 वीक इन 2 स्पीसीज, ठीक है, 2 स्पीसीज फिर से आ गए यहाँ पे, ठीक है, डन। Aerosol used by repeated application in human, animal toxicity in 2 species for 24 weeks. Aerosol के केस में कह रहे हैं कि 24 weeks, ठीक है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपका एग्जैक्टली ड्यूरेशन नहीं शो कर रहा है। 24 वीक्स का मतलब आप समझ रहे हो कितना ज्यादा टाइम ले रहे हैं फॉर एरोसोल्स के लिए, है ना, डन। यहाँ पे तो हम 4 वीक्स ले रहे हैं फॉर 2 स्पीसीज के लिए ही, ओरल यूज के लिए, और एरोसोल तो प्रॉपरली इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ वीक्स अगर हम देखें तो ये इंटेंडेड देखने को मिल रहा है, इनकरेक्टली मैच दिखाई दे रहा है। मल्टीपल डेली ऑक्यूलर यूज इन ह्यूमंस, इरेगुलर टेस्ट इन 1 स्पीसीज फॉर 3 वीक्स, ओके, 3 वीक्स के लिए ही रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे अगर 4 वीक्स भी लिखा होता तो ये करेक्ट आंसर होता, ठीक है, मैक्सिमम भी अगर 4 वीक लिखा होता तो करेक्ट होता। तो इनकरेक्ट मैच में आपका
ये करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट, ठीक है। In India, the Drug Controller General of DCGI can issue an order to ban a drug on the recommendation of DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी टैब, डी टैब के लिए, ठीक है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इशू करेंगे, ऑर्डर करेंगे और बैन अ ड्रग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ किनके? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। और जो कि अभी अभी लेटेस्ट आपने देखा भी होगा कि 16 एफडीसी ड्रग्स बैन इन इंडिया। तो वो जो आपकी कमिटी थी वो कौन थी? डी टैब वाली ही कमिटी थी। सेंट्रल कमिटी आपस में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, और डी टैब का होना इंपॉर्टेंट है। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इनके ही रिकमेंडेशन पे आपको जो भी कॉम्बिनेशंस, फिक्स डोज और जो भी ड्रग्स को अगर बैन करना है या उस पे एक्शंस लेने हैं, ये टारगेट करेंगे, उनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इनकी कमिटी ही बैठती है। This one is the right answer. Which one of the following drug is not metabolized by liver? इनमें से कौन सा मेटाबोलाइज्ड नहीं हो रहा है? फेनेटोइन, इरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन जी क्या हो जाएगा आपका, और सिफोटैक्सिम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट पेनिसिलिन जी, ठीक है। नॉट मेटाबोलाइज लिखा हुआ था, बाकी तो मेटाबोलाइज हो रहे हैं। ट्रोपेन सिंथेसिस इज फ्यूजन। ट्रोपेन एल्केलॉइड की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है? पाइपरीडीन। ट्रोपेन एल्केलॉइड फ्यूज्ड हो रहा है, फ्यूजन विद पाइपरीडीन एंड ट्रोपेन के लिए पाइपरीडीन, ठीक है, पायरोलिडीन। क्लियर? ये हम बोल देंगे पाइपरीडीन और पायरोलिडीन रिंग सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। वहीं पे अगर हम पायरिडीन पाइपरीडीन की बात करते हैं, यहाँ पे पायरिडीन लिखा होता, पायरिडीन एंड पाइपेरिडीन, तब आपका ताल पे ताल वाली ड्रग्स आ जाती। कौन कौन सी? टोबैको अरेका, टोबैको अरेका लोबेलिया, करेक्ट, जिसको कि हम इंडियन टोबैको भी बोलते हैं। ये आपका नॉर्मल टोबैको, अरेका, अरेका नट, सुपारी। क्लियर? ये करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा जो क्वेश्चंस एनालिसिस करवाया है मैंने, एक बार जो करेक्ट आंसर मैंने बताया है उनको प्रॉपर्ली आप मार्क कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा आपने भी यही मार्क किया था कि नहीं। और स्टार्टिंग वाले में मैंने 2 ऑप्शंस बताए थे कि 2 ऑप्शंस करेक्ट बैठ रहे हैं। तो जब 2011 का भी पेपर हुआ होगा तो ये दोनों ऑप्शंस जिन्होंने मार्क किया होगा उनका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि एक ऑप्शन ही हम मार्क करें। कई बार 2 ऑप्शंस भी करेक्ट अपने को दिख जाते हैं, लेकिन अपने को प्रॉपर फैक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर फैक्ट्स पता होने चाहिए रिगार्डिंग दिस। तो चलिए जी, तो आप सभी के लिए ये जितना भी एनालिसिस था, इसके बाद नेक्स्ट फैकल्टी आपको ज्वाइन करेंगे, नेक्स्ट फैकल्टी आपको ज्वाइन करेंगे। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूविंग फॉरवर्ड होइए। Which enzyme is used for by the human immunodeficiency virus HIV virus to form deoxyribonucleic acid in the host cell? ठीक है, तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? जनरली हम लोग पढ़ते हैं, ये जानते हैं कि जब भी कभी भी सामान्यतः केस में क्या बनता है? डीएनए से आरएनए बनता है, हमेशा ये होता है। 99% केस में ऐसा ही होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ये बिल्कुल एकदम से सही है। लेकिन अब यहां पर क्या एक ट्विस्ट है, अगर मान लीजिए नेचर में जो एक रिट्रोवायरस होते हैं, रिट्रोवायरस आपने सुना, रिट्रोवायरस मतलब एक तरीके से समझ लो उल्टे वायरस होते हैं। उल्टे वायरस का मतलब ऐसा है कि जो कि डीएनए से आरएनए से डीएनए बनाते हैं, मतलब उल्टा चक्र चलता है। यहाँ पर डीएनए से आरएनए, सामान्यतः आपकी सेल में कैसा होता है? नॉर्मल 99% जो एनिमल है, इवन वायरस भी है, जो डीएनए वायरस होते हैं उनमें भी यही सिस्टम होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है। लेकिन जो आरएनए वायरस होते हैं, रिट्रोवायरस, उनमें आरएनए से डीएनए बनता है, और एचआईवी वायरस आपका एक रिट्रोवायरस होता है। तो यहां पर अगर हम देखें कि कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, नाम ही दिख रहा है यहां पर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और डीएनए डायरेक्टेड पॉलीमरेज, ये डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से प्रोटीन बनता है, उसमें हेल्प करते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें कि आरएनए से डीएनए बनता है, तो उस केस में यहां पर आपके लिए कौन सा काम करता है? उसके लिए यहां पर आपको काम करता है कौन सा दोस्तों? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ यू मिक्स 4 पार्ट्स of 40% with 1 part of 90% alcohol we will get। तो सबसे पहले इनके पार्ट्स को ओपन करेंगे। देखिए कितने पार्ट्स दिए हैं, तो 40% स्ट्रेंथ वाले को देखेंगे अगर, तो इसके कितने टोटल अमाउंट कितना? 4 × 40 मतलब कितना हो जाएगा? 160। और 90 वाले को देखेंगे, 90% वाले को, तो 1 पार्ट है, 190 ×
ठीक है ना। तो यहां पर कितना हो गया, अगर टोटल अमाउंट देखें तो ये अगर देखेंगे तो 250 ml हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 250 ml। ओके, तो यहां पर अगर 250 ml है और अगर हम देखें इसके कितने पार्ट्स हैं, ठीक है ना, 250 ml है और 250 ml और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5 पार्ट्स हैं। तो 250 डिवाइड बाय 5, तो टोटल जो आपका, ठीक है ना, जो आपने इनको मिक्स करने के बाद जो आपने कंसंट्रेशन अचीव होगा वो कितना होगा आपका, ठीक है ना, कितना दोस्तों, 50%। 5 5 जा 25, कितना मिलेगा दोस्तों, 50% आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर यहां पर 50% ही दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो बड़े इस तरीके के क्वेश्चन हमें पहले करेक्ट ऑप्शंस ढूंढने होते हैं, उसके बाद इनकरेक्ट आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले वैक्सीन आर एंटीजन कंटेनिंग प्रिपरेशन, बिल्कुल सही बात है। वैक्सीन में क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं जो आप इंट्रोड्यूस करते हैं इंजेक्शन के माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से, जिससे आपका एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है। टॉक्सॉइड आर बैक्टीरियल टॉक्सिन मॉडिफाइड टू डिस्ट्रॉय रिड्यूस देयर टॉक्सिसिटी। जी हाँ, बिल्कुल सही। टॉक्सिन्स जो होते हैं उनको आप उनकी विरुलेंस पावर या टॉक्सिसिटी को कम करके उसको टॉक्सॉइड में कन्वर्ट कर देते हो, ये बिल्कुल सही बात है। एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रिपरेशन आर आल्सो कॉल्ड एंटी सीरा, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर वैक्सीन्स, अभी अभी मैंने बताया था वैक्सीन्स क्या होती हैं। वैक्सीन्स अगर हम बात करें दोस्तों, एक तरीके का एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है, नॉट पैसिव। तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The sedimentation of particle in suspension can be minimized by the following: adding sodium benzoate, increasing the viscosity of the suspension, reducing the particle size of the active ingredient। तो यहाँ पर आपको स्टोक्स लॉ को ध्यान रखना पड़ेगा। D V इक्वल टू डी स्क्वायर रो एस रो नॉट G अपॉन 18 ईटा नॉट। तो तीन फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके सस्पेंशन में पार्टिकल के सेडिमेंटेशन को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर ये सेडिमेंटेशन वेलोसिटी है, तो पार्टिकल का साइज, डायमीटर, डेंसिटी डिफरेंस, एक्सटर्नल फेज, इंटरनल फेज और विस्कोसिटी। तो पार्टिकल साइज कम कर दीजिए, डेंसिटी डिफरेंस कम कर दीजिए, विस्कोसिटी बढ़ा दीजिए, तो आपका स्टेबिलिटी अपने आप में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट तो कवर हो रहा है, लेकिन एडिंग सोडियम बेंजोएट ये प्रिजर्वेटिव होता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2 एंड 3, 2 एंड 4 नहीं, 2 एंड 3 ओनली आंसर हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, 4 तो है ही नहीं, ठीक है। चलिए, द रेट ऑफ ड्रग बायो अवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड व्हेन द ड्रग इज फॉर्मुलेटेड। सबसे ज्यादा बायोलिटी किसकी होती है पता ही है आपको, सॉल्यूशन की सबसे ज्यादा होती है, देन उसके बाद हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, देन कंप्रेस टैबलेट, और सबसे कम यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट में होगी, तो आंसर सी होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्स्ट ऑर्डर डिग्रेडेशन आर ट्रू एक्सेप्ट, ठीक है। तो क्या होगा, इट्स रेट इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही बात है, डिपेंड करती है। अ प्लॉट ऑफ लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम यील्ड अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही बात है, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। इट्स 90% इज डिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इस टी 90%, सॉरी 90% नहीं है, इसका ये होगा टी 90%, ठीक है दोस्तों। टी 90% मतलब सेल्फ लाइफ, सेल्फ लाइफ जो होती है कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पर एक लिखा हुआ हाफ लाइफ इज अ चेंजिंग पैरामीटर, हाफ लाइफ चेंजिंग पैरामीटर नहीं होता। हाफ लाइफ की अगर इक्वेशन देखोगे, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, तो ये आपकी कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए चेंजिंग फिक्स पैरामीटर होता है, तो इसलिए आंसर ये इनकरेक्ट है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। चलिए, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट फॉर टैबलेट यूज्ड टू इंश्योर बायोइक्विवेलेंसी, पोटेंसी, प्यूरिटी, टॉक्सिसिटी। तो ये अगर बायोइक्विवेलेंसी की बात करें या बायो अवेलेबिलिटी की बात करें तो वहां पर डिसोल्यूशन टेस्ट को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। पोटेंसी की बात करते हैं तो वहां पर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट कंसीडर किया जाता है, तो आंसर बी हो जाएगा। क्लास 100 क्लीन रूम इज डिफाइंड एज रूम इन विच द पार्टिकल काउंट, क्लास 100 रूम, ऑप्शन देख लीजिए, नॉट मोर देन 100 पर क्यूबिक फुट ऑफ 0.5 माइक्रोन एंड लार्जर साइज, नॉट मोर देन 120, ये तो यहीं पर गलत हो गया, नॉट मोर देन 100 पर क्यूबिक फीट ऑफ 0.5 माइक्रोन पर क्यूबिक फीट, नॉट मोर देन 100 पर क्यूबिक फुट ऑफ
स्मॉलर, यहाँ लार्जर नहीं है, यहाँ पर आएगा स्मॉलर, स्मॉलर इन साइज, ठीक है। तो ये गलत हो गया, यहाँ पर लार्जर आना चाहिए, नॉट मोर देन 90, ये यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पर अगर देखें जो आंसर सही हो रहा है, डेफिनेशन क्लास 100 की डेफिनेशन क्या है, नॉट मोर देन 100 पर क्यूबिक फुट ऑफ 0.5 माइक्रोन पार्टिकल्स और लार्जर, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए। वेनिशिंग क्रीम इज एन ऑइंटमेंट दैट मे बी क्लासिफाइड, कैसे क्लासिफाइड करोगे वेनिशिंग क्रीम को, वाटर सोल्यूबल बेस, इसमें आपका पीजी, ठीक है ना, कार्बोक्स आता है, ओलियजिनस बेस में आपके पेट्रोलेटम्स आते हैं, एब्जॉर्प्शन बेस में आपके लेनोलिन्स वूल फैट्स आते हैं, इमल्शन बेस बचता है हमारे पास, कौन सा दोस्तों, इमल्शन बेस। कोल्ड क्रीम एब्जॉर्प्शन बेस में आता है और इमल्शन बेस में आपका वेनिशिंग क्रीम आता है। Which technique is typically used to mill camphor? कैम्फर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कैम्फर को अगर मिलिंग करना हो तो उसके लिए सबसे सुटेबल मेथड पल्वराइजेशन मेथड होती है बाय इंटरवेंशन। A single dose 4-day crossover fasting comparative bioavailability study was performed in 24 healthy adult male subject. Plasma drug concentration was obtained for each subject and following result was obtained. The relative bioavailability of the drug from the capsule compared to reference tablet. तो यहाँ पर सिंपल कर दिया हमारे लिए काम, रेफरेंस जो है डोजेस फ्रॉम टैबलेट है, रिलेटिव बायोavailability हमें चेक करनी है, और टेस्ट कैप्सूल जो है आपका टेस्ट है, तो आपको रिलेटिव बायोavailability का फॉर्मूला याद करिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए दो चीजें रहते हैं, एयूसी लिए जाता है और, ठीक है ना, डोज लिया जाता है, तो इन दोनों को तो हटा दीजिए। अब यहां पर अगर देखें डोज दोनों के बराबर है तो डोज को भी हटा दीजिए, अब आपका काम और सिंपल हो गया। अब आपने क्या करना, सीधा फॉर्मूला और सिंपल हो जाएगा, रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी एफ आर इक्वल टू एयूसी टेस्ट अपॉन एयूसी स्टैंडर्ड। तो एयूसी स्टैंडर्ड क्या है आपका, ठीक है ना, कैप्सूल क्या है आपका दोस्तों, टेस्ट है, 2822 इसका एयूसी है, और 2715 ये टैबलेट जो है आपका रेफरेंस कंपाउंड है। तो यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो 103.9 आ जाएगा। या तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, यस, डी इज द राइट आंसर। चलिए इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं यहां पर। The loading dose of drug is usually based on, loading dose किसके ऊपर बेस्ड होता है, टोटल बॉडी क्लियरेंस ऑफ द ड्रग, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजायर्ड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, या फिर एरिया अंडर द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। तो दोस्तों याद रखना, लोडिंग डोज क्या होता है, इनिशियल डोज होता है, इस पर इफेक्ट क्रिएट होता है। तो ये दो चीजों पर निर्भर करता है कि कितना डिजायर्ड कंसंट्रेशन है आपके इफेक्ट के लिए प्लाज्मा में, डिजायर्ड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर सी हो जाएगा आंसर। द रीनल क्लियरेंस ऑफ इनुलिन इज यूज्ड टू मेजर, इनुलिन किसका मार्कर होता है, इफेक्टिव रीनल ब्लड फ्लो का नहीं होता, एक्टिव रीनल सीक्रेशन का नहीं होता, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, क्रिएटिनिन, इनुलिन, मैनिटॉल, ये सब होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन दैट अ ट्रांसडर्मल पैच डिलीवर विद इन 24 आवर पीरियड विल नॉट डिपेंड, और किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ऑक्लूसिव बेकिंग ऑन द बैच, डिफ्यूजन रेट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन फ्रॉम द पैच, सरफेस एरिया ऑफ द पैच, डिजोल्यूशन रेट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन फ्रॉम द पैच। तो दोस्तों अगर हम यहां पर देखें तो ये सारे के सारे फैक्टर जो होते हैं कहीं ना कहीं ड्रग रिलीज को अफेक्टेड करते हैं, लेकिन जो ऑक्लूसिव बेकिंग होती है, जो डिजाइनिंग होती है पैच की जिसमें ऑक्लूसिव बेकिंग होती है, वो किसी तरह से अफेक्ट नहीं करेगी। तो इसलिए आंसर ए हो जाएगा। A prescription order for 500 ml 2% aminosin, but the pharmacy has 8% solution in stock. How much of the aminosin 8% solution is required to prepare 500 ml of above solution? अरे ये तो सिंपल है। तो यहां पर अगर मान लीजिए दो स्ट्रेंथ दी गई है, C1 C2 दिया गया है, V1 V2, अब इनमें से C1 C2 दिया, सपोज दैट हायर स्ट्रेंथ को हम C1 लेते हैं, ठीक है ना, लोअर स्ट्रेंथ को हम क्या लेते हैं, C2 लेते हैं। अब C1 क्या है, आपको V1 फाइंड आउट करना है, क्योंकि अमीनोसिन का जो सॉल्यूशन है उसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो V1 फाइंड आउट करना है, और V2 दिया गया 500 ml। बस अब तो काम हो गया, C1 V1 इक्वल टू C2 V2। तो यहां पर V1 से आप C2 V2 C1, तो C2 यहां पर कितना है दोस्तों, ठीक है ना, 2 है, V2 कितना है 500 है, और ये कितना 8 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा मेरे ख्याल से, और इससे
8 बन जा 8, 8 2 जा 16 और 125 आ जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ओके, हाँ नहीं होगा, सी आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर। गलत लगा। A very fine powder chemically drug is defined. Completely passes through sieve number 240. Completely passes through sieve number 120. ठीक है, completely passes through sieve number 60. Passes through a sieve 60 and not more than 40%. वेरी फाइन पूछा है। वेरी फाइन मतलब सबसे छोटा साइज। तो सबसे छोटा साइज जो होता है वो कंप्लीटली 120 नंबर सीव से पास होना चाहिए। ठीक है, 120 नंबर। ठीक है, इसमें 4-5 साइज होते हैं, जैसे आपका एक कोर्स पाउडर, ठीक है ना, मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन और वेरी फाइन। तो ये नंबर ऑफ सीप, तो 120 नंबर सीप से अगर आपका पूरा पाउडर पास कर रहा है तो मतलब क्या है, वेरी फाइन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, बी आंसर हो जाएगा। चलिए, which one of the following acid has the highest degree of ionization in an aqueous solution? तो यहां पर सिंपल सी चीज मैं हमेशा बताता हूं कि यहां पर पीएच और पीके में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, मोर डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मोर आयोनाइजेशन। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आयोनाइजेशन हो जाएगा। तो एस्पिरिन को अगर हम देखें और इनको देखें तो वाटर की पीएच जो होती है कितनी है, 7 है। अब 7 के करस्पॉन्ड 7 मान लेते हैं वाटर की पीएच, ठीक है ना, 7 के आसपास होती है। तो यहां पर अगर देखें 3.5, 4.5, 5.2, 7.4, तो यहां पर अगर देखेंगे एस्पिरिन की पीके वैल्यू और वाटर की पीएच में सबसे ज्यादा डिफरेंस हो रहा है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन होगा। तो यहां पर वाटर में सबसे ज्यादा आयोनाइज होने वाली ड्रग जो होगी वो एस्पिरिन होगी। Assume that a digitoxin that therapeutic range is cited as C average 0.8 to 2 nanogram per ml. If the patient is assumed to have an estimate digitoxin T half of 48 hours, how long would wait to take serum digitoxin concentration measured and when during the dosing interval would you schedule it? ओके, तो यहां पर क्या होता है, जनरली आपको देखना पड़ेगा कि कितने समय बाद यहां पर स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन आएगा। तो इसका आंसर दोस्तों बी है। और किस तरीके से बी है मैं इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूं। तो यहां पर टाइम टू रीच स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन, तो यहां पर क्या होगा कि जनरली जो स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन जो रीच होता है करीब करीब अगर आप बात करें 4 से 5 हाफ लाइफ के तक अचीव होता है। यहां पर हाफ लाइफ कितनी 2 डेज है, ठीक है ना, 2 डेज है। तो 2 डेज के हिसाब से अगर देखें तो 8 to 10 डेज में या अगर हम देखें टिपिकली थोड़ा सा और अगर क्वेश्चन के हिसाब से जाए 7 to 14 डेज में एक रेंज अगर मान के चले तो आपको स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमने आंसर क्या दिया है दोस्तों, यहां पर बी आंसर दिया है। ठीक है ना, बी आंसर नहीं होगा दोस्तों, यहां पर बी नहीं होगा आंसर। यहां पर क्या होगा, ठीक है, ओके, बी ही आंसर होगा। 7 to 14 डेज, 6 to 8 आवर, 6 to 8 आवर, 7 to 14 डेज। ठीक है, चलिए 4 to 6 आवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इक्वेशन यूज टू प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट एट रूम टेम्परेचर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एट एक्सेलरेटेड टेम्परेचर। तो यहां पर सिंपल सी चीज है कि आपको स्टेबिलिटी स्टडी करना हो, टेम्परेचर का इंपैक्ट देना हो, तो उसके लिए बेस्ट इक्वेशन कौन सी है, आरएनएस इक्वेशन। स्टोक्स इक्वेशन से आप रेट ऑफ सेडिमेंटेशन निकालते हो, माइचेलिस मेंटेन से एंजाइम काइनेटिक्स या सैचुरेशन काइनेटिक, हेक्सेन-क्रोवेल इक्वेशन जो है डिसोल्यूशन को बताती है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर बी। Which one of the following is observed in first order kinetics? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या ऑब्जर्व होता है, ठीक है ना, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व इन फर्स्ट ऑर्डर। क्लियरेंस इज कांस्टेंट, डोज डिपेंडेंट एलिमिनेशन अकर्स, रेट ऑफ एलिमिनेशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, रेट ऑफ एलिमिनेशन डज नॉट डिपेंड ऑन टू द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, रेट ऑफ एलिमिनेशन डिक्रीज, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, एलिमिनेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा अगर आपने प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को, ठीक है ना, इंक्रीज किया तो। चलिए, सब कोटिंग इज गिवन टू द टैबलेट, प्रिवेंट डिसोल्यूशन इन स्टमक अराउंड द एजेस एंड बिल्ड अप द टैबलेट साइज, प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन एंड अराउंड द डिटोरिएशन ड्यू टू माइक्रोबियल अटैक। तो यहां पर सिंपल सा दिख रहा है दोस्तों, यहां पर सब कोटिंग का फंक्शन क्या होता है, टैबलेट के एजेस को राउंड अप करना और टैबलेट के साइज को बिल्डअप हो जाता है इसमें। तो बी आंसर हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज अ बफरिंग फॉर द इंजेक्शन। तो कौन सा नहीं यूज होता, फॉस्फेट बफर यूज होता है, सिट्रेट होता है, एसिटेट होता है, लेकिन बोरेट यूज नहीं होता। बोरेट कहां पर होता है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में यूज किया जाता है। 0.9% वेट बाय वेट सोडियम क्लोराइड हैज फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये तो कुछ आपको इक्वेशन ही पता होगी, -0.52,
ठीक है वाली, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये बी हो जाएगा। In 25 ml of a solution for injection, there are 4 mg of the drug. If the dose to be administered to patient 200 microgram, what quantity of this solution should be used? तो यहाँ पर सिंपल सा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिया 200 माइक्रोग्राम और इधर दिया 4 mg। तो यहाँ पर पहले तो ये आपको डोज जो है, अगर डोज देखें तो डोज कितना है दोस्तों, 200 माइक्रोग्राम। ओके, डोज कितना, 200 माइक्रोग्राम। अब 200 माइक्रोग्राम डोज है, लेकिन जो आपका सॉल्यूशन जो इंजेक्शन है उसमें आपका 4 mg पर 25 ml है, तो सबसे पहले 4 mg को आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, माइक्रोग्राम में, तो ये 4000 माइक्रोग्राम हो जाएगा। और इसको आप 25 ml को पर ml, क्योंकि आपको कंसंट्रेशन करना है, कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो कंसंट्रेशन निकालना है आपको, तो इसका हो जाएगा आपका 25 बन जाए 25 एंड 160 के अराउंड होना चाहिए, 4000, एक मिनट, 4000 अपॉन 25, 5 5 जा 25, 800, ठीक है ना, और 5 1 जा 5 और 3, 130 के अराउंड आएगा, 130 125 के अराउंड होना चाहिए। एक मिनट दोबारा से कर दे, ठीक है ना, इसको देखिए, ये तो इतना तो समझ में आ गया, क्लियर, दोबारा से करते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर हम देखें सिंपल सा कि ये कंसंट्रेशन, देखिए डोज मिल गया आपको, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है, तो कंसंट्रेशन कितना, 25 मिलीग्राम पर 25 ml। तो इसको क्या करना है, 25,000, ठीक है ना, अपॉन सॉरी 4, इसको सिंपल वे बता रहा हूं, ये हो जाएगा यहाँ पर 4, क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 अपॉन 25, ठीक है। तो यहाँ पर 5 4 जा 25 4 जा 100, तो 40, तो ये हो जाएगा 160 माइक्रोग्राम पर ml। अब काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहां पर जो व्हाट क्वांटिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड, कितनी क्वांटिटी यूज कर सकते हो आप, तो यहां पर हो जाएगा आपका डोज अपॉन कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो डोज कितना है 200, कंसंट्रेशन कितना है 160, तो लगभग इसका 1 पॉइंट, इसको अगर सॉल्व करें, चलो सॉल्व भी करें, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, 40, 1.25 होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। चलिए, ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोबेनएसिड इंक्रीज द सीरम लेवल एंड प्रोलॉन्ग एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन। तो मतलब प्रोबेनएसिड वह सब्सटेंसेस होता है जो कि कहीं ना कहीं ड्रग के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, कहां पर ब्लड में, प्लाज्मा में, मतलब आपके ड्रग को यूरिन में जाने से रोक रहा है या यूरिन से बाहर ले रहा है, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग तो होगा नहीं, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ब्लॉकिंग कुछ नहीं करता, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ब्लॉकिंग बाइंडिंग करती है। ट्यूबुलर सीक्रेशन, ठीक है ना, ट्यूबुलर सीक्रेशन को ब्लॉक कर सकता है या ब्लॉकिंग देयर रीअब्जॉर्प्शन। देखिए रीअब्जॉर्प्शन को अगर ब्लॉक करेगा तो यहां पर कंसंट्रेशन यूरिन में बढ़ेगा, किसमें बढ़ेगा, यूरिन में बढ़ेगा। यहां पर ब्लॉक किसमें कर, यहां पर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यह है कि आपके ड्रग को यूरिन से ब्लड में जाने से रोक रहा है, मतलब सीक्रेशन को ब्लॉक कर रहा है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। रीअब्जॉर्प्शन कैसे, ब्लॉकिंग देयर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन ब्लॉकिंग देयर सीक्रेशन को ब्लॉक कर रहा है, सी आंसर हो जाएगा। सीक्रेशन को ब्लॉक करेगा तभी तो उसका कंसंट्रेशन प्लाज्मा में बढ़ेगा। रीअब्जॉर्प्शन मतलब ड्रग आपकी यूरिन से निकलकर ब्लड में पहुंच रही है, कहां से, यूरिन से निकलकर आपकी ड्रग ब्लड में पहुंच रही है, तो इससे तो उल्टा ये होगा कि ब्लड में कम हो जाएगी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ एंटेरिक कोटिंग मटेरियल। तो सेलुलोज एसीटेट थैलेट होता है, एक्राइलेट पॉलीमर होता है, पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट होता है, पैक्टिन थैलेट कुछ नहीं होता, बी आंसर हो जाएगा। Flurazepam has pK 8.2. What percentage of flurazepam will ionize at urine pH 5.2? तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा फंडा रहता है, यहाँ पर परसेंटेज आयोनाइजेशन अगर निकालते हो तो यहाँ पर देख लेते हैं किसकी वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पर pK इज ग्रेटर देन pH, तो यहाँ पर फॉर्मूला ये हो जाएगा, परसेंटेज आयोनाइजेशन इक्वल टू 10 to the पावर pH, ठीक है ना, pK माइनस pH अपॉन 1 प्लस 10 to the पावर pKa माइनस pH, ठीक है। तो यहां पर 10 to the पावर अगर हम बात करें तो कितना हो रहा, 8.2 माइनस 5.2, ठीक है।
1 प्लस 10 टू द पावर 8.2 माइनस 5.2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई का 100 करना, ठीक है। तो यहाँ पर 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, 8.2 माइनस 5.2, 10 टू द पावर 3, 1 प्लस यहाँ पे 10 टू द पावर 3, मतलब ये 1000 हो जाएगा और ये आपका हो गया 1001। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करोगे तो 99.9% आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? 99.9%। ओके, चलिए। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी of a drug given as oral extended release tablet, the viability of the drug must be compared to viability of the drug from। तो एब्सोल्यूट बायोलिटी की बात आती है तो यहां पर किसी भी रूट से दी जाने वाले डोजेस फॉर्म को हम आईवी रूट से या पेरेंटल रूट से कंपैरिजन करते हैं। चलिए देखते हैं तो यहां पर क्या होगा। An immediate release oral tablet containing the same amount of the active ingredient, ये नहीं होगा। reference pharmaceutical equivalent, ये भी नहीं होगा। parental solution of the drug given by IV bolus और IV infusion, ये स्टैंडर्ड का काम करेगा। A solution given by orally, ये भी काम नहीं करेगा। सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। For a drug product generic and brand to be considered bioequivalent, the 90% confidence interval about the ratio of the means of the Cmax and AUC value are generic or brand product must be within। ये तो याद रखने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो रेंज होनी चाहिए, अगर इस वाली ये कंडीशन दो दी गई है, इसमें रेंज 80% से लेकर 125% के बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए जेनरिक और ब्रांड प्रोडक्ट हैं, उनको आपस में आपने बायोइक्विवेलेंट कंसीडर किया गया, तो यहाँ पर जो ब्रांड प्रोडक्ट के कंपैरिजन में उसका जो बायोइक्विवेलेंस जो वैल्यू होनी चाहिए, एयूसी की जो वैल्यू होनी चाहिए, वो आपकी 80% से लेकर 125% के बीच में होनी चाहिए। द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट प्रोवाइड कंप्लीट 100% बायोबिलिटी, तो इंट्रावीनस रूट की 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ड्रग इज डिपेंडेंट ऑन टू द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। तो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों? हेंडरसन हेजलवेच इक्वेशन यूज करते हैं। तो हेंडरसन हेजलवेच इक्वेशन में हम क्या करते हैं? पीएच ऑफ द मीडियम एंड पीके ऑफ द मीडियम देखते हैं। पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग आयनाइज फॉर्म अपॉन अनआयनाइज फॉर्म, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। Alcoholic solution contain 57.7% weight by volume alcohol, the strength will be labeled as 57% है तो उसको क्या बोलोगे? 57% से ऊपर है तो उसको ओवर प्रूफ, कम है तो अंडर प्रूफ, बराबर है तो उसको प्रूफ स्पिरिट के नाम से जानोगे। If the preparation of calamine lotion, सोडियम सिट्रेट क्या काम करता है? सस्पेंडिंग एजेंट का नहीं जी, सोलबिलाइजर का भी नहीं, बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट, बफरिंग एजेंट का काम करता है। कौन? सोडियम सिट्रेट। सिट्रेट है, सिट्रिक एसिड का सॉल्ट है। चलिए, द रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट गिव द मोस्ट रैपिड ऑनसेट ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, किससे सबसे तेज मिलेगा? पर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से, इंट्राडर्मल से, सबक्यूटेनियस। सबसे फास्ट रूट जो है वो कौन सा है दोस्तों? इंट्रावीनस रूट होता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूव ड्रग मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये सही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, ये सही है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो नहीं करता। अगर हम देखें ये मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता, फर्स्ट करता है। अभी और ऑप्शंस देखते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ड्रग मॉलिक्यूल में बी सैचुरेटेड एट हाई कंसंट्रेशन। अगर देखा जाए तो पूरे आंसर करेक्ट है, लेकिन यहां पर ये आंसर आधा करेक्ट है क्योंकि यहां पर सैचुरेशन के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। डोज डंपिंग इज अ प्रॉब्लम इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, कंप्रेस्ड टैबलेट या हार्ड जिलेटिन या मॉडिफाइड रिलीज प्रोडक्ट। तो जितने भी मॉडिफाइड रिलीज प्रोडक्ट या कंट्रोल्ड रिलीज प्रोडक्ट हैं उनमें डोज डंपिंग की संभावना होती है, तो आंसर डी हो जाएगा। वाटर विच इज फ्री फ्रॉम वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल इंप्यूरिटीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पायरोजन, क्या बोलोगे? प्यूरिफायर वाटर में ये सब प्रेजेंट होते हैं तो ये नहीं होगा। वाटर फॉर इंजेक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं, ये नहीं होगा। पोर्टेबल वाटर में सब प्रेजेंट होते हैं, नहीं होगा। स्टाइल वाटर फॉर इंजेक्शन इन सबसे फ्री होता है, चाहे इंप्यूरिटीज हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे पायरोजन हो, सबसे फ्री होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी आंसर होगा, स्टाइल वाटर फॉर इंजेक्शन। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एस्पिरिन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 1.25 किलोग्राम ऑफ द गिवन पाउडर फॉर्मूला? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड 6 पार्ट, फेरेसिटिन 3 पार्ट, कैफीन 1 पार्ट। तो इसमें सिंपल सा है, सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो 1.25 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम क्या हो जाएगा? तो 1250 मिलीग्राम हो जाएगा, सॉरी मिलीग्राम, ठीक है। क्या होगा? 1250 मिलीग्राम। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 6 पार्ट, कितने? 10 पार्ट्स हैं। टोटल पार्ट 10 पार्ट्स है, टोटल पार्ट। तो एस, ठीक है ना, टोटल पार्ट्स,
ठीक है, टोटल जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं, 10 पार्ट्स हैं। इसके ASA के कितने, 6 पार्ट, तो 6/10 टोटल क्वांटिटी कितनी है पाउडर की, 1250 मिलीग्राम, 1250 मिलीग्राम। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो हो जाएगा आपका, ठीक है, ये करीब करीब आएगा आपका 6 5 30, 6 2 12 एंड 15, 6 1 750 आंसर, बी आंसर हो जाएगा। चलिए, बी इज द राइट आंसर। Which condition usually increase the rate of drug dissolution from a tablet? Increase the particle size of the drug, use of ionized or salt form of the drug, and decrease in the surface area of the drug, use of free acid and base from the drug. Increase the rate of drug dissolution. ठीक है ना, पार्टिकल साइज अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज हो जाएगी डिसोल्यूशन रेट। ठीक है, डिक्रीज इन द सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहे हो तो भी डिसोल्यूशन रेट कम हो जाएगी। फ्री एसिड और बेस अगर यूज कर रहे हैं तो उस केस में भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर आयोनाइज्ड और सॉल्ट फॉर्म यूज करोगे ड्रग का तब उस केस में डिसोल्यूशन रेट की बड़ी डिसोल्यूशन रेट की संभावना हो सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर बी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये था फार्मास्यूटिक्स एंड अलाइड सब्जेक्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम दूसरे टीचर्स की तरफ मूव करते हैं। तो फार्माकोलॉजी सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था वो ये था, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस, 15 लिपोक्सिजनेज या फिर ब्रेकडाउन ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स। हम सब जानते हैं कि जब NSAID की बात आती है तो NSAID के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस ब्लॉक होता है, बट इन केस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कि एंटी इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी सप्रेस करने वाली इफेक्ट भी दिखाता है और एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी दिखाता है, तो वहां पर जो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है वो ब्रेकडाउन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। हम सब जानते हैं कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड है उसके ऊपर फॉस्फोलाइपेज A एंजाइम अटैच होगा और उसमें से एराकिडोनिक एसिड एक्टिवेट होगा और फिर एराकिडोनिक एसिड का कॉक्स एंड लॉक्स इन दोनों एंजाइम की मदद से फर्दर सिंथेसिस होकर इसमें से प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, थ्रोम्बोक्सिन से सब कुछ बनते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इस लेवल पे ही इसको ब्लॉक करेगा, एराकिडोनिक एसिड बनने ही नहीं देगा, सो फॉस्फोलिपिड का ब्रेकडाउन ही नहीं होगा। इसी वजह से ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द एक्टिविटी of which one of the following drugs is dependent on the p-phenyl N-alkyl piperidine moiety। देखा जाए तो केमिस्ट्री में भी आ सकता है और इकोलॉजी में भी आ सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर बेस है तो इसको केमिस्ट्री में भी कंसीडर कर सकते हैं। स्फेनोबार्बिटल, क्लोरप्रोमाजिन, इमिप्रामिन या फिर मेपेरिडीन। तो अगर हम बात करते हैं पी फेनाइल एन अल्काइल पिपेरिडीन मोइटी की तो ये प्रेजेंट होती है केवल और केवल मेपेरिडीन के अंदर, इसीलिए यहां पे भी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट, ये एक थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन था कि जहां पे पैसेज आपको पढ़ना है और उसके बाद में आंसर्स करने हैं। सबसे पहले एक बार पैसेज पढ़ते हैं, उसके ऊपर 3 अलग अलग क्वेश्चंस हमें करने हैं। बिफोर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन इन द हॉस्पिटल, अ डॉक्टर एडमिनिस्टर्स अ ड्रग और अ गैस टू मेक द पेशेंट अनकॉन्शियस ऑफ द पेन। हम सब चीज ये जानते हैं। दिस स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस इज नोन एज द एनेस्थेशिया। ये एक रिवर्सिबल स्टेज होता है जहां पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन दोनों ही चीजें टेम्पररी समय के लिए होता है। दिस इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग लॉस ऑफ फीलिंग। The substance causing loss of feeling is also called as an anesthetic। आज हम इसको anesthetic कहते हैं। इसके 2 कैटेगरीज, जनरल एंड लोकल एनेस्थेटिक हम जानते हैं। The discovery of anesthetic in the 19th century was one of the greatest achievements in the field of medicine। 19th century में इसका जो आविष्कार हुआ ये एक बहुत ही बेहतरीन आविष्कार माना जाता। बिफोर एनेस्थेटिक्स ऑपरेशंस वर डन इन वेरी रेयर केसेस, क्योंकि उस वक्त पेशेंट को वो पेन झेलना पड़ता था, तो कोई आसान बात नहीं थी कि किसी इंसान को जिसको सेंसेशन है उसको काटो, उसकी सर्जरी परफॉर्म करो, ये बहुत मुश्किल टास्क हुआ करता था। पेशेंट्स नीडिंग द सर्जरी वर गिवन अल्कोहल और वेरियस ड्रग्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट जूसेस टू रिड्यूस द पेन। केवल पेन कम करने के लिए कुछ ड्रग्स दिए जाते थे। इवन देन ऑपरेशंस वर ऑलवेज वेरी पेनफुल एंड वर अंडरटेकन ओनली इन एक्सट्रीम इमरजेंसीज। Today, with the anesthetic, it is possible to produce many hours of pain-free unconsciousness, and this enables the surgeon to perform the complex savings of the operations. Okay? क्वेश्चन ये है, टुडे द सर्जन्स कैन परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स लाइफ सेविंग ऑपरेशंस। सबसे लास्ट वाला सेंटेंस ही है, बिकॉज ऑफ मेनी आवर्स ऑफ पेन फ्री। डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी आपको सीधा दिख जाएगा।
डायरेक्ट स्टेटमेंट, जस्ट लास्ट वाला स्टेटमेंट वही है, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, बिफोर द 19th सेंचुरी सॉरी, बिफोर द 19th सेंचुरी ऑपरेशंस वर डन इन वेरी रेयर केसेस, जो यहां पे दिया गया है, क्योंकि यहां पे किसी भी प्रकार का एनेस्थेटिक अवेलेबल नहीं था, तो ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल और कॉम्प्लिकेटेड चीज हुआ करती थी। तो यहां पे हमें देखने के लिए मिलता है ऑप्शन नंबर सी, एनेस्थेटिक्स वर डिस्कवर्ड ओनली इन द 19th सेंचुरी। उसके पहले सर्जरीज को कम किया जाता था, एनेस्थेटिक्स आने के बाद में ये बहुत आसानी से पॉसिबल हो गया, तो ऑप्शन सी होगा सही जवाब। एंड तीसरा क्वेश्चन, बिफोर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन हाउ डज द डॉक्टर लेसन द पेन ऑफ पेशेंट? गिव्स अल्कोहल, gives plant juices, gives drug or gas to make the patient unconscious, and all of the above. अब यहां पे बिफोर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन अगर जेन्युइनली देखा जाए तो ये ऐसा का ऐसा स्टेटमेंट यहां पे आपको देखने मिलेगा, बराबर। बट अगर यहां पे कुछ ऐसा मेंशन किया नहीं है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होगा कि बिफोर एनेस्थेसिया पूछा कि आफ्टर एनेस्थेसिया की डिस्कवरी पूछा है। अगर जनरलाइज क्वेश्चन है तो ऑल ऑफ द ऑप्शन भी सही हो सकता था, क्योंकि जब डिस्कवरी नहीं हुई थी तब यहां पे दिया है ना प्लांट जूसेस और अल्कोहल्स या फिर कुछ ड्रग्स दे सकते थे जब एनेस्थेसिया की डिस्कवरी नहीं हुई थी। बट क्योंकि ये स्टेटमेंट एज इट इज यहां पे अवेलेबल है, सो वी विल प्रीफर द सेम स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही जवाब। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आपने सुपरफिशियल देख लिया, हाँ तीनों चीजें हैं, जल्दी से ऑल ऑफ द अबव कर दिया, गड़बड़ हो सकती है। सो जस्ट बी लिटिल अवेयर अबाउट इट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एस्पिरिन आफ्टर ईस्टरिफिकेशन विद एन एसिटाइल पी एमिनोफिनॉल गिव्स। एस्पिरिन का जब ईस्टरिफिकेशन हो जाता है तो उससे हमें कौन सी मॉइटी मिलती है? पता है बेटा, ये केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, बट एस्पिरिन हमारा कोलॉजी का भी है, तो हम इसमें भी ये मेथड देखते हैं। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल सैलिसिलेट। कौन सा? 4 एसिटामिडो फिनाइल ओ एसिटाइल सैलिसिलेट। ये मॉइटी हमें इस कार्बोक्सिल ग्रुप पे देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट, रोजिग्लिटाजोन एंटी डायबिटिक कैटेगरी का ये ड्रग है। इसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। इट शुड बी यूज्ड विद कॉशन इन पेशेंट्स विद कार्डियोवास्कुलर डिसीज, इट शुड नॉट बी यूज्ड विद द ग्लिसराइड्स, या फिर इज अ बाइगोनाइड। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या एक ही, क्या तीनों ही, या फिर कोई 2 ही? सो बेसिकली रोजिग्लिटाजोन एक थायाजोलिडीन डायोन कैटेगरी का ड्रग है, तो ये बाइगोनाइड तो नहीं है, मतलब 3 नंबर का स्टेटमेंट गलत है। इट शुड नॉट बी यूज्ड विद ग्लिसराइड, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इट कैन बी यूज्ड विद ग्लिसराइड, तो ये भी गलत है। सो ओनली पहला वाला ऑप्शन, कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स में इसको बहुत सावधानी से लेने की जरूरत है, क्योंकि यही ड्रग की वजह से कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। हार्ट फेलियर की कंडीशन अगर है तो पेशेंट और ज्यादा सीवियर होगा, इसलिए केवल पहला वाला जो ऑप्शन है वही सही है। ठीक है, रोजिग्लिटाजोन का मैकेनिज्म क्या है? ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से अच्छा खासा एंटी डायबिटिक इफेक्ट आएगा। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के अंदर ये ड्रग पाया जाता है। Next, Rifacoxib, selective COX-2 inhibitor, has the similar effect to diclofenac, provides the protection against ischemic cardiovascular events, is indicated for the long-term use in osteoarthritis, या फिर can be given to the patients with active peptic ulceration. Rifacoxib एंड Celecoxib, ऐसे 2 ड्रग्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, बराबर। कॉक्सिब कैटेगरी के ड्रग्स, दीज आर द सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पोटेंट एक्टिविटी दिखाते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एनाल्जेसिक। ओके, तो रेफेकॉक्सिब की अगर हम लोग बात करें तो एज कंपेयर टू डाइक्लोफेनाक इसका मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। सिमिलर इफेक्ट नहीं होगा, उससे कई गुना ज्यादा इफेक्ट होगा। डाइक्लोफेनाक नॉन सिलेक्टिव है, तो इफेक्ट कई गुना ज्यादा होगा। इसको इसमें लॉन्ग टर्म पे ज्यादा हम लोग इन ड्रग्स को यूज नहीं कर सकते। इट कैन बी गिवन टू द पेशेंट्स विद पेप्टिक अल्सरेशन, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट ये सेलेकॉक्सिब के ओवर प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स में प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि सेलेकॉक्सिब जो इस कैटेगरी का पहला ड्रग है वो काफी ज्यादा कार्डियोटॉक्सिक हो सकता है, तो रोफेकैक्सिब जो है वो उसके खिलाफ हमें प्रोटेक्शन दिलाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। Next question, prostaglandin plays a major role in the biological activity of proton pump inhibitors such as omeprazole and esomeprazole. The protonation takes place on
विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स? एरोमेटिक मिथाइल चेन, बेंजीमिडाजोल रिंग, मिथॉक्सीसाइड चेन, या फिर द रिंग दैट हैज अ डाइमिथाइल ग्रुप्स। जब हम बात करते हैं एजोल कैटेगरी के ड्रग्स की, एजोल कैटेगरी के ड्रग्स, उसके अंदर हमें बेंजीमिडाजोल रिंग देखने के लिए मिलता है। आपने केमिस्ट्री में भी स्ट्रक्चर्स में देखा होगा, है ना? सो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चले। कोडीन डिफर्स फ्रॉम द मॉर्फिन स्ट्रक्चरली इन। कोडीन और मॉर्फिन में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस में क्या पाया जाता है? मिथाइलेशन ऑफ फिनाइल हाइड्रोक्साइल ग्रुप, मिथाइलेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मिथाइलेशन ऑफ नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब हम बात करते हैं कोडीन की, मॉर्फिन और कोडीन में मेजर डिफरेंस यही है कि इसमें मिथाइलेशन ऑफ फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कोडीन में देखने मिलेगा, जो कि मॉर्फिन में नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ स्टीरॉइड्स में कॉज हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोटेंशन, डिक्रीज इन द बोन मैट्रिक्स प्रोटीन, या फिर अर्ली हीलिंग ऑफ द वुंड। जब भी हम स्टीरॉइड कैटेगरी के ड्रग्स यूज करते हैं, हमें हमेशा कहा जाता है कि भाई इसको लॉन्ग टर्म पे यूज नहीं करना, क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसेंट कैटेगरी में आते हैं। सो देयर आर पिक्यूलियर साइड इफेक्ट्स जो कि इसके साथ जुड़े हैं। सबसे पहला इम्यून सप्रेशन, इम्यूनिटी सप्रेशन, जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार छोटी से छोटी इंफेक्शन का रिलैप्स होगा, हर दिन कोई नया इंफेक्शन, क्योंकि बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है। दूसरा, इसके चलते होता है डायबिटीज लाइक सिम्टम, दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया, अगर लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो। एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होता है ओस्टियोपोरोसिस। जब इसको हम स्टेरॉइड्स को लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज करते हैं तो इसके चलते कैल्शियम का रिजॉर्प्शन होता है बोन से, मतलब बोन में जो कैल्शियम स्टोर्ड है उसको खून में लाया जाता है, जिससे बोन्स के अंदर होल्स हो जाएंगे, पोर्स बनते हैं, उसको हम कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। सो इसका मतलब क्या है? ये बोन मैट्रिक्स प्रोटीन जो है उसको डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से इसमें ओस्टियोपोरोसिस का खतरा होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। टेस्टोस्टेरोन में भी यूज, हम सब जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, उसको कहां कहां पे यूज किया जा सकता है? टू ट्रीट द ब्रेस्ट एंड एंडोमेट्रियल कैंसर्स इन द फीमेल, टू ट्रीट द हाइपोगोनाडिज्म इन द मेल, टू सप्रेस द पोस्टपार्टम ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहली दफा दिमाग में यही आता है कि भाई टेस्टोस्टेरोन तो केवल मेल में ही है, तो मेल में ही इसका इस्तेमाल होगा। लेकिन यह बात भी सही है कि जब पोस्टपार्टम, मतलब बेबी की डिलीवरी होने के बाद में जो ब्रेस्ट का साइज एनलार्ज होता है, अगर वो एक्सेसिवली हो जाता है तो थोड़ी सी क्या कहते हैं ना कि शरीर की जो रचना है वो खराब दिख रही है, तो एक्सेसिव एनलार्जमेंट को रोकने के लिए भी ये काफी हद तक फायदेमंद होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर में इसका डायरेक्टली रोल नहीं है, वहां पे हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स के जो हमारे ईस्ट्रोजन के एनालॉग्स है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे फीमेल स्पेसिफिक हार्मोन्स को यूज किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 ओनली, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोनिडीन सेंट्रली एक्टिंग हाइपरटेंसिव एजेंट, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, ये क्या करता है? ब्रेन में जाके सीधा कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा? अल्फा 2 सिलेक्टिव, ब्लॉक नहीं, एगोनिस्टिक इफेक्ट दिखाएगा। इसके कारण क्या होगा? जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो हो रहा है, मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज हो रहा है, ये न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज ही कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सेंट्रल लेवल पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा। ये ड्रग हाईली लिपोफिलिक है, तो सीएनएस क्रॉस करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके सीएनएस के अंदर जाता है और अपना इफेक्ट दिखाता है। तो जाहिर सी बात है इसके साथ में दो चीजें और याद रखनी है, इट इज हाईली लिपोफिलिक एंड सेकेंडली इसको सडनली स्टॉप नहीं कर सकते, इसके विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, तो स्लोली स्टेप बाय स्टेप इसका डोज कम करो, फ्रीक्वेंसी कम करो और फिर इसको बंद करो, बिकॉज इट हैज अल्फा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट एक्टिविटी जो कि हमारे ब्रेन में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल और फार्माकोलॉजिकल क्लासेस ऑफ द एजेंट आर इनकरेक्टली मैच्ड विथ इट्स नेचर? ड्रग की कैटेगरी दी है और उसका ड्रग का टाइप दिया गया है, नेचर दिया है, तो उनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच पूछा है? एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट बेसिक रहेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एसिडिक रहेंगे, 4 क्विनोलोन्स बेसिक रहेंगे, मेग्लिटिनाइड्स एसिडिक रहेंगे। इसमें से प्रोस्टाग्लैंडिन एसिडिक बिल्कुल सही बात है, ये चीज होती है।
4 क्विनोलोन्स बेसिक है, हाँ बिल्कुल सही है, क्विनोलिन रिंग ये अल्कलाइन नेचर में आता है, एंड मेग्नेटिनाइज एसिडिक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, जबकि एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट एसिडिक रहेंगे, बेसिक नहीं। सो गलत पैर कौन सी है? पहली वाली, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट आर एसिडिक नॉट द बेसिक। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन सॉल्ट्स, एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जिसका यूज होता है। दे शुड ऑलवेज बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक, दे शुड बी गिवन बाय माउथ अनलेस देयर आर गुड रीजंस फॉर यूजिंग अनदर रूट। इन द फॉर्म ऑफ फेरिक सॉल्ट्स दे आर बेटर एब्सॉर्ब देन द फेरस सॉल्ट्स। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 3 सारे करेक्ट है, 1 और 2, 2 और 3, या फिर केवल 1? अगर देखा जाए तो ये तीनों स्टेटमेंट में आपको काफी कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका ये जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। फेरस सॉल्ट ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, ना कि फेरिक सॉल्ट्स। यहां पे एग्जैक्टली उल्टा दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट एम्प्टी स्टमक में देना बिल्कुल सही है, इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाता है और इसको हम ज्यादातर ओरल रूट से ही प्रेफर करेंगे। अगर बहुत ही सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तभी इसको आईवी इन्फ्यूजन से चढ़ाया जाएगा, अदरवाइज इसको हमेशा से केवल और केवल ओरल रूट से ही प्रेफर किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है, सॉरी 1 एंड 2, ये स्टेटमेंट्स सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीमैलेरियल ड्रग हैविंग द मेटाबोलाइट विद ट्राइसिन मोइटी? एक ऐसा एंटी मलेरियल ड्रग जिसका मेटाबोलाइट जो है उसके स्ट्रक्चर में ट्रायाजीन मोइटी प्रेजेंट है, और वो ड्रग होगा हमारा इन चारों में से प्रोग्वानिल। क्विनिन, पेरिमिथामाइन, प्रिमाक्विन, तीनों में ही ट्रायाजीन मोइटी कहीं पे भी नहीं आती, बट प्रोग्वानिल का जब मेटाबॉलिज्म होगा उसमें आपको ये मोइटी जरूर देखने मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग NSAIDs? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? दे कॉज रिलीज ऑफ हिस्टामाइन, दे कॉज रिलैक्सेशन ऑफ द एयरवे, दे इनडायरेक्टली इंक्रीज द ल्यूकोट्राइन प्रोडक्शन, या फिर दे कॉज द एयरवे इरिटेशन। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा गया है। दे कॉज द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन, कोई सवाल नहीं है, वो तो मास्ट सेल से रिलीज होगा। NSAID का इसमें कोई रोल नहीं है, वो तो NSAID हम देंगे उसके पहले हिस्टामाइन रिलीज हो चुका रहेगा, बराबर, तो ये सही नहीं है। दे कैन कॉज रिलैक्सेशन ऑफ एयरवे, एब्सोल्युटली नॉट। उसके लिए बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्टिविटी होनी चाहिए। NSAID का बीटा 2 रिसेप्टर के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना ही मस्कारेनिक रिसेप्टर के साथ लेना देना है, तो ये कोई भी एयरवे के ऊपर इफेक्ट नहीं दिखाएगा। जाहिर सी बात है, अगर ये एयरवे पे इफेक्ट नहीं दिखाएगा तो उसको इरिटेट भी नहीं करेगा। जब उसके पास जाना ही नहीं है तो उसके इफेक्ट क्यों दिखाएगा? सो इट विल इनडायरेक्टली इंक्रीज द ल्यूकोट्राइन प्रोडक्शन। क्यों? थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, NSAIDs आर कॉक्स इनहिबिटर्स। कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3 को ये इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बंद होगा। और अगर बॉडी में इंफ्लेमेशन का रूट कॉज अभी भी अवेलेबल है, तो जो सिंथेसिस प्रोस्टाग्लैंडिन का हो रहा था वो अब धीरे धीरे ल्यूकोट्राइन्स के ऊपर शिफ्ट होगा। कॉक्स ब्लॉक हो गया, लेकिन लॉक्स तो है, सो लॉक से होने वाले ल्यूकोट्राइन्स B4, C4, D4 एंड E4, ये जो है इनका सिंथेसिस अब शुरू रहेगा, क्योंकि लॉक्स को कोई ब्लॉक नहीं कर रहा, दे आर ब्लॉकिंग ओनली द कॉक्स। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद द टेस्टोस्टेरॉन? अगर टेस्टोस्टेरॉन दिया जाता है बाय एनी चांस ट्रीटमेंट में, कौन से साइड इफेक्ट्स रहेंगे? हेडेक, हिरसुटिज्म, गायनेकोमैस्टिया, क्या रहेगा? टेस्टोस्टेरॉन जो कि मेल हार्मोन है, बट जब ये फीमेल के ट्रीटमेंट में यूज होगा, थोड़ी देर पहले देखा हमने कहां पे यूज हो रहा है, पोस्टमार्टम ब्रेस्ट एनलार्जमेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो फीमेल मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन से क्या होता है भाई? दाढ़ी मूछें आती है, वही चीज फीमेल्स में भी होगी, अनवांटेड फेशियल हेयर ग्रोथ, जिसको हम कहेंगे क्या? हिरसुटिज्म। और भाई ये दिया जा रहा है फीमेल्स में स्पेसिफिकली, है ना? तो फीमेल्स में गायनेकोमैस्टिया क्यों होगा? ये तो मेल में होगा, तो गायनेकोमैस्टिया तो नहीं, इसमें हेडेक जरूर होगा, क्योंकि उसके से ब्लड वेसल्स भी डायरेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 वुड बी द करेक्ट, और यहां पे देखोगे ऑप्शन नंबर बी में ये दिया है 1 एंड 2 ओनली आर द करेक्ट। टेस्टोस्टेरोन को याद रखना, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, टेस्टोस्टेरोन के साइड इफेक्ट्स दे आर स्पेसिफिकली जब उसको फीमेल्स में दिया जाता है, ठीक है?
ये याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग एनकरेज इट्स एक्यूमुलेशन इन द ब्रेस्ट मिल्क एक्सेप्ट द वन। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से ड्रग ब्रेस्ट मिल्क में एक्यूमुलेट होगा? सो जाहिर सी बात है ये वो ड्रग्स होते हैं जिनको हम बिल्कुल भी प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन पीरियड में नहीं दे सकते, वरना ये ड्रग ब्रेस्ट मिल्क में एक्यूमुलेट होंगे, बच्चे को जब फीड किया जाएगा उसके शरीर में ये ड्रग्स जाएंगे, पता नहीं क्या था भाई बच्चा दे। तो कौन सी वो प्रॉपर्टी है? हाई लिपिड सोल्युबिलिटी, अनआयोनाइज्ड स्टेट, लो मॉलिक्यूलर वेट, वीक एसिड्स। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें ये नहीं होगा? और वो है ऑप्शन नंबर डी, हाई लिपिड सोल्युबिलिटी। डेफिनेटली, क्योंकि एडिपोज टिश्यू ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा रहता है तो लिपिड सोल्युबल वहां पे जा सकते हैं। अनआयोनाइज्ड ड्रग्स, लिपिड सोल्युबल ड्रग्स हमें अनआयोनाइज्ड रहेंगे तो वो भी जा सकते हैं। एंड लो मॉलिक्यूलर वेट, डेफिनेटली ये जा सकते हैं, बट वीकली एसिडिक ड्रग्स कभी भी ब्रेस्ट मिल्क में एक्यूमुलेट नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्माकोकाइनेटिक हाफ लाइफ ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजेंबल्स टू इट्स फार्माकोडायनेमिक हाफ लाइफ। मतलब काइनेटिक और डायनेमिक हाफ लाइफ जो है ये दोनों की सेम है, ऐसा कौन सा ड्रग है? इसका मतलब क्या है? देखो, फार्माकोकाइनेटिक हाफ लाइफ मतलब क्या होता है? ड्रग की हाफ लाइफ है 4 घंटे की। इसका मतलब 4 घंटे में सारा ड्रग खत्म नहीं होगा, धीरे धीरे ड्रग का मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा, 50% तक ड्रग मेटाबॉलाइज हो जाएगा, बट बचा हुआ 50% ड्रग अभी भी इफेक्ट दिखाता रहेगा। समझ रहे हो? तो फार्माकोडायनेमिक तब कहेंगे जब इफेक्ट 50% कम हुआ, और फार्माकोकाइनेटिक हाफ लाइफ कहेंगे जब कॉन्सेंट्रेशन 50% कम हुआ। ये दोनों ड्रग्स के लिए सेपरेट हो सकते हैं, सेम ड्रग्स के लिए दोनों अलग अलग रहेंगे। देखो, हम कहते हैं कि ड्रग की हाफ लाइफ 6 घंटे की है, लेकिन उसको रिपीट करेंगे 8 घंटे बाद में। क्यों? क्योंकि अगले 2 घंटे जो बचा हुआ 50% रहेगा ना, वो अभी भी इफेक्ट दिखाता रहेगा। समझ गए? इस बेसिस पे कौन से ड्रग के लिए ये दोनों एक्टिविटीज सेम रहेगी? मॉर्फिन, टर्फिनाइडिन, आइसोप्रेनालिन या फिर सक्सामिथोनियम? इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सक्सामिथोनियम। बाकी सब ड्रग्स के लिए सेपरेट सेपरेट रहेगा। ओके, ये यूनिक नाम है सक्सामिथोनियम, याद रखना, शायद रिपीट क्वेश्चन आएगा तो। Which one of the following is a second generation H1 antihistaminic? Second generation बने क्यों थे? To overcome the sleepiness वाला इफेक्ट, है ना? H1 हिस्टामिनिक्स जो ट्रेडिशनल ड्रग है या फिर फर्स्ट जनरेशन ड्रग है, इसकी वजह से सीवियर लेवल का ड्राउजीनेस आता था, जिसकी वजह से ये ड्रग लेने के बाद में आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते, वरना एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। इसको ओवरकम करने के लिए ही सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक बनाए गए, जो कि सीएनएस में पेनिट्रेट हो गई नहीं तो सीएनएस के अंदर जो H1 रिसेप्टर्स है उसको ब्लॉक करेंगे नहीं, जिसकी वजह से नींद आएगी नहीं, ड्राउजीनेस आएगा नहीं। सेट्रेजीन, सिनाराजीन, फेनारामाइन या फिर प्रोमिथाजिन, इसमें से सेट्रेजीन ये ड्रग है जो कि हमारे सेकेंड जनरेशन में आएगा, जो कि बिल्कुल भी स्लीप को ओवरकम कर देता है, इसमें कोई भी स्लीपीनेस नहीं होगा। Next question, which drug is used to prevent the embolism in the lungs and also during the myocardial infarction? Human growth hormone, Alt-Please, Epogen या फिर granulocyte macrophage colony stimulating factor. Prevent the embolism, ब्लड क्लॉटिंग को रोकने वाला एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट इसमें इकलौता है, वो है ऑल्टप्लीज। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में भी एम्बोलिज्म से ही प्रॉब्लम हो सकता है, लंग्स में भी एम्बोलिज्म से। एम्बोलिज्म मतलब ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाना, तो उसके लिए हमें एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट यूज करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्टप्लीज। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लेसिबो इज करेक्ट? प्लेसिबो, हम सब जानते हैं प्लेसिबो क्या होता है। इट इज फॉर्मुलेशन विदाउट एपीआई, एपीआई नहीं रहेगा उसमें, शुगर मॉइटी रहेगी, शुगर मॉलिक्यूल्स डाल दिए जाते हैं। सो जस्ट फॉर पेशेंट्स का मेंटल सेटिस्फैक्शन कि हाँ भाई मैंने दवाई ली है, वो टैबलेट ले लेंगे, उसमें ड्रग होगा भी नहीं, फिर भी पेशेंट को ठीक लगने लगेगा। प्लेसिबो डज नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, प्लेसिबो इज अ डमी, ऑल पेशेंट्स रिस्पॉन्ड टू प्लेसिबो, प्लेसिबो इज द इनर्ट। देखा जाए तो सारे स्टेटमेंट सही लगेंगे, है ना? सुपरफिशियली तो सबके सब सेम लगेगा, बट डीप में घुसो। प्लेसिबो डज नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, यहां पे कहीं पे दिया है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट।
इट इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट, कि पेशेंट के दिमाग को ठंडी मिलती है कि हाँ भाई मैंने दवाई ले ली है. सो यस, इट प्रोड्यूसेस साइकोलॉजिकल इफेक्ट, है ना. साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है. इट इज अ डमी, बिल्कुल सही, ये डमी है, दिखने में सेम टू सेम लेकिन डुप्लीकेट है. ऑल पेशेंट्स रिस्पॉन्ड टू प्लेसिबो, नॉट अननेसेसरी. अगर फिजिकल प्रॉब्लम है तो प्लेसिबो के लिए कोई इफेक्ट नहीं आएगा, केवल साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में ही ये इफेक्ट आएगा. एंड प्लेसिबो इज इनर्ट. साइकोलॉजिकल इफेक्ट कहां से आता है? इनर्ट होता तो इनर्ट होगा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा. सो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी, प्लेसिबो इज डमी, दैट इज द करेक्ट आंसर. माला एन कंटेन्स, माला एन पता है क्या है? ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशन है. बहुत साल पहले ना इसकी एडवर्टाइज आती थी, माला डी एंड माला एन. या फिर अगर आप स्टेट ट्रांसपोर्ट के बसेस देखते हो ना, तो उसके ऊपर भी वो जो पुराने जमाने के बसेस है ना, इस पे आज भी एडवर्टाइज लिखती है, छोटा परिवार सुखी परिवार, माला डी गर्भ निरोधक गोली. इसके अंदर कंटेंट क्या है? इथिनिल ईस्ट्राडायोल, नॉरेथिस्ट्रोन, डी नॉर्जेस्ट्रॉल या फिर नॉरएपिनेफ्रिन. नॉरएपिनेफ्रिन का तो भाई कोई सवाल ही नहीं उठता. यहाँ पे गर्भ निरोधक इफेक्ट के लिए ये इथिनिल ईस्ट्राडायोल इसमें दिया जाता है. और जो इसका दूसरा है ब्रांड माला डी, उसमें लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल यूज किया जाता है. अगर क्वेश्चन आएगा तो ध्यान में रखना. माला एन में इथिनिल ईस्ट्राडायोल एंड माला डी अगर पूछा जाता है तो उसमें लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल यूज होता है. ये दोनों ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैव effect on a variety of tissues in the human body. The different prostaglandins may have different effects. Which one of the following statement is correct? Is not correct. ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. नॉट करेक्ट पूछा है. प्रोस्टाग्लैंडिन E2 is bronchodilator whereas prostaglandin F2 alpha is bronchoconstrictor. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. प्रोस्टाग्लैंडिन E1 and E2 inhibit the platelet aggregation whereas thromboxane A2 facilitates it. ये भी बिल्कुल सही है. और ये तो तीसरा ऑप्शन डुप्लीकेट दिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस. कोई स्टेटमेंट गलत है ही नहीं, सारे सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही जवाब. कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है. Next question, the local anesthetic exert their action by blocking which of the following types of ion channel? Local anesthetics: ligand gated sodium channel, voltage gated sodium channel, ligand gated calcium channel, voltage gated calcium channel. लोकल एनेस्थेटिक क्या करते हैं? जो हमारा इंपल्स जनरेट होता है सेंसेशन का, उस इंपल्स के जनरेशन को ही ब्लॉक करते हैं. इंपल्स की शुरुआत हमेशा होगी सोडियम आयन चैनल से. सो इट इज गोइंग टू बी द वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल, ना कि लिगैंड गेटेड. लिगैंड गेटेड मतलब ड्रग अटैच होने के बाद में नेचुरली हो रहा है ना, ये वोल्टेज गेटेड है. आयंस के चार्जेस जैसे चेंज हो जाएंगे, एक्शन मतलब क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जैसे डिफर हो जाएगा, उसके बाद में ये ओपन अप हो जाते हैं. ठीक है. सो बस इसी के साथ में हमारा ये वाला पेपर भी हो गया कंप्लीट. 2011 का यूपीएससी का पेपर, सारे सब्जेक्ट सारे क्वेश्चंस हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं. वी होप दैट यू हैव लाइक्ड इट. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. मिलेंगे बहुत ही जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर. बाय बाय.